नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतख़ाबात की। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद में वादों का सैलाब आया हुआ है। क्योंकि अगर वादे एक या दो हों तो उसको लहर कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो वादों का तूफ़ान बरपा है। किसी का मानना है कि वह हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे और किसी जमात का कहना है कि वह हैदराबाद को डल्लास और टोक्यो बना देंगे। नारंगी और ज़ाफ़रानी पार्टियों में वादों का मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ऐसे वादे हो रहे हैं कि अवाम उनको सुनकर दंग रह जाए। वज़ीर आला KCR वादे करने में सबसे आगे हैं। नारंगी पार्टी के कायदीन वादों के मियार में सबसे नीचे हैं। वज़ीर आला ने नए वादों की फहरिस्त जारी कर दी है। उसकी तफसीलात बड़ी ही दिलचस्प है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन वादों की जो वफा ना हो सके। ये वादे साबिक़ में वज़ीर आला KCR नहीं किए थे या फिर TRS कायदीन ने, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं किया गया। वही किया गया जिसके बारे में नुजूमियों ने वज़ीर आला को मशवरा दिया। अधूरे वादों की फहरिस्त बड़ी तवील है। कुछ वादे बड़े पैमाने पर तब्दीली के थे और कुछ बल्दिया के आम मसाइल और सहूलतों से जुड़े हुए, लेकिन 2 बार रियासत में और बल्दिया पर इख्तिदार के बावजूद ये पूरे नहीं हो सके। रेस कोर्स और चंचलगुड़ा जेल की मुंतकिली, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बैंक का क़याम, वाईफाई सिटी, हुसैन सागर की सफाई, इंदिरा पार्क के करीब विनायक सागर की तामीर, स्काई स्क्रैपर्स की तामीर, संजीवया पार्क के पास दुनिया की बुलंद तरीन इमारत, एलिवेटेड कॉरिडोर, सिग्नल फ्री सिटी, बैंकॉक ट्रैफिक मॉडल पर हैदराबाद शहर, स्लम फ्री सिटी, हैदराबाद की तरक्की के लिए 25 से 30 हज़ार करोड़ की रकम, पुराने शहर को इस्तांबुल की तरह तरक्की देना वगैरह शामिल है। ये तमाम वादे बस एक प्रोमो की तरह आवाम के जहनों में घूम रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस जानिब कोई काम हुआ ही नहीं। बल्कि ये वादे उस वक्त किए गए जब आवाम को तवक्को थी कि नई हुकूमत उनके बल्दी और बुनियादी मसाइल को हल करेगी, लेकिन वादों की बौछार कर दी गई। मीडिया में इस पर चर्चा हुई और फिर सब कुछ भुला दिया गया। इसके अलावा गुलाबी पार्टी ने और भी रंगीन ख्वाब दिखाए। साल 2016 में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने 100 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया था। इस प्लान में किए गए वादे भी काबिल ज़िक्र हैं। वार्ड कमेटियों का अहिया, 569 BT रोड्स की तामीर, बस बेस 50 बस बेस, मानसून से कबल नालों की डिसल्टिंग, 100 पब्लिक टॉयलेट्स का क़याम, 40 मॉडल मार्केट्स का क़याम, 350 खुली अराजियात की हदबंदी, 150 सहूलतों से लैस जिम्नाजियम्स, 329 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, 20 से ज़ायद कॉलोनी पार्क्स, मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस और कई तरह के वादे किए गए थे। KTR आज तक उन वादों की तफसील बता नहीं सके, लेकिन आज गुलाबी पार्टी नए वादों के साथ आवाम के सामने है। ताज़ा तौर पर वज़ीर आला ने दिसंबर के माह से पीने के पानी की सरबराही पर बिल्स माफ़ करने का ऐलान कर दिया है, जबकि नारंगी पार्टी के वादे तो और भी मज़ा का खैज़ हैं। पार्टी के लीडर बंडी संजय के बयान आजकल कॉमेडी मटीरियल बने हुए हैं। उनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, ट्रैफिक चालान बल्दिया अदा करेगी और ट्रैफिक क़वानीन पर अमलावरी ज़रूरी नहीं, जबकि इससे मरकज़ के इदारों से बने क़वानीन का क्या होगा, शायद वो बंडी संजय ही बता सकते हैं। ऐसा लगता है कि नारंगी और गुलाबी पार्टी के दरमियान वादों का मुकाबला जारी है। दोनों कैंपों में बौखलाहट भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। नारंगी पार्टी ने मुहिम चलाने के लिए पार्टी लीडरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मरकज़ी वज़ीर जावेडकर के बाद बेंगलुरु के मुतनाज़िया MP को भी हैदराबाद बुलाया गया। याद रहे कि बेंगलुरु सेंट्रल के MP ने ख़वातीन से मुतालिक बयान देकर ख़ुद पार्टी लीडरों को ही चौंका दिया था। तमाम ही पार्टियों की मुहिम जारी है, वादों का सैलाब भी जारी है, किसी को साबिक़ा वादों का पास नहीं है। रिपोर्ट कार्ड भी ऐसी बातों का जारी होता है जिसका आवाम से वादा ही नहीं किया गया था और ना ही आवाम ने उन बातों का मुतालबा किया था। बुनियादी सहूलतें और आम मसाइल का हल ही आवाम के मुतालबे हैं। फाइनेंसरों, दरमियानी आदमियों, सरकारी अफसरों, बल्दी हुकाम की हरासानी से नजात ही आवाम की ख्वाहिश है, लेकिन उस पर किसी पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया। उम्मीद है कि उन मसाइल पर भी हुकूमत कम से कम कोई वादा ज़रूर करेगी।
आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दें, आप जब भी हैदराबाद की सड़कों पे से गुजरेंगे तो आपको पब्लिक टॉयलेट्स नज़र आएंगे। आप गौर करें, वो सभी के सभी टॉयलेट्स लॉक किए हुए। हो सकता है कि टॉयलेट का इस्तेमाल करके लोग उन्हें गंदा कर दें, तो शायद उस गंदगी से बचाने के लिए उन टॉयलेट्स को लॉक करके रखा गया है। ఒక్క రూపాయి కూడా బిల్లు చెల్లించే అవసరం లేదు. 97% ప్రజలకి 97% ప్రజలకి ఈ యొక్క సౌకర్యం వర్తిస్తుంది. 20,000 లీటర్లకు పైబడి వాడే వాళ్ళు కేవలం 1.5-2% ఆర్ మాక్సిమం 3% ఉంటారని చెప్పి మా స్టడీలో తేలింది. కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా జంట నగరాల్లో ఉండేటువంటి 97% మంది ప్రజలకు డిసెంబర్ నెల నుంచి ఒక రూపాయి కూడా వాటర్ బిల్ చెల్లించే అవసరం లేదు. 100% ఫ్రీగానే వాళ్ళకు వాటర్ సప్లై జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. దీని తర్వాత గతంలో 10 రోజులు, వారం రోజులు, 5 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులకు ఒకసారి సరఫరా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఏరియాస్లో డైలీ వస్తూ ఉంది. చాలా ఏరియాస్లో ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో వస్తూ ఉంది. శివార్ ప్రాంతాలలో కొన్ని చోట్ల డైలీ వస్తూ ఉంది. ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతూ ఉంది. కొద్ది రోజుల్లో ఇది సెటిల్ అయిపోతే నాగ్పూర్లో ఆ మోడల్ కొంత విజయవంతంగా ఉంది. 24 అవర్స్ కూడా వాటర్ ఇచ్చే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. ఇది మొదటి సౌకర్యం. దీని ప్రజలు పొందాలా, టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకోవాలా, ఈ సౌకర్యాన్ని సంపూర్ణంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇది చాలా మేజర్ డెసిషన్. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రజలకు నేను ఇంకో మాట కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దీని ద్వారా వచ్చే రిఫార్మ్ ఇన్ ఏ వే ఇది ఒక మంచినీటి రంగంలో ఇది ఒక సంస్కరణ. ఎందువల్ల అంటే కొంతమంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ట్యాప్ మాదేం పోయిందని ఓపెన్ చేసి అట్లాగే పెట్టి వదిలిపోతూ ఉంటారు. ఇళ్లలో కూడా ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి అట్లాగే వదిలేస్తారు. ఆ నిర్లక్ష్య వైఖరి విడనాడాలి దయచేసి. దీని ద్వారా ఒక నియంత్రణ వచ్చి నీటి దుబారా తగ్గుతుందనేది इंटरनेशनली नेशनली स्टडीज వెలువరిస్తా ఉన్నాయి. वज़ीर आला केसीआर ने क्या क्या वादे किए, इसकी तफसील आप हमारे अगले न्यूज़ बुलेटिन में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की। वज़ीर आज़म मोदी ने आज कहा कि मसाइल टालने से नहीं बल्कि उनका हल तलाश करने से ख़त्म होते हैं और उनकी हुकूमत ने मुल्क में बरसों से ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों को इसी उसूल पर चलते हुए पूरा किया। मोदी ने पीर को दारुल हुकूमत के लैटिन जोन में विशंभरत रोड पर अरकान पार्लियामेंट के लिए नए कसीर मंजिला रिहाइश गांव का इफ्तिताह करते हुए कहा कि दहाइयों से चले आ रहे मसलों को टालने से नहीं, उनका हल तलाश करने से वो ख़त्म होते हैं। सिर्फ अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश गाह ही नहीं बल्कि दिल्ली में ऐसे मुतादिद प्रोजेक्ट्स थे जो कई बरसों से अधूरे थे। इस अहाते में 8 पुराने बंगलों को तोड़कर अरकान पार्लियामेंट के लिए 76 नई कसीर मंजिला रिहाइश गाहें बनाई गई हैं। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ हस्तियां भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने पुख्ता आज़म के साथ कई प्रोजेक्ट्स की तामीर को वक्त से पहले पूरा किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर इख्तिदार में जिस अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल का जिक्र हुआ था उसकी तामीर 23 बरसों के लंबे इंतजार के बाद इसी हुकूमत में हुई। इसी तरह मरकज़ी इत्तलात कमीशन और मुल्क के शहीद जवानों की यादगार में इंडिया गेट के पास कौमी वॉर मेमोरियल भी इसी हुकूमत ने बनवाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में हज़ारों पुलिस एहलकारों ने अमन व कानून बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी दी है। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल की तामीर इसी हुकूमत में हुई। दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुए। दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई वर्षों से अधूरे थे, लटके पड़े थे। कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ और तय समय में
और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी उसका निर्माण कितने साल लग गए। ये सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि सरहद पर चीन की हिकमत अमली तैयारी की हकीकत को मीडिया हिकमत अमली के जरिए से पर्दा डालकर कम नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन की जमीनी सियासत हिकमत अमली की हकीकत का मुकाबला पीआर के जरिए चलाई जा रही मीडिया हिकमत अमली से नहीं किया जा सकता। यही आम बात हिंदुस्तानी हुकूमत को चलाने वालों की समझ में नहीं आ रही है। उसके साथ ही उन्होंने डोकलाम इलाके में चीनी फौज के तामीरात काम की एक सैटेलाइट तस्वीर भी पोस्ट की है और कहा कि चीन की यह हिकमत अमली हिंदुस्तान के लिए है और मजबूत हिकमत अमली के बगैर काम नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट और काम की जगह पर नाफिज मुतअद्दिद दीगर शराइत को मजदूर मुखालिफ बताते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मेहनत कश मजदूरों को माशी गुलामी की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत मजदूरों का इस्तेसाल करने और माशी सतह पर उन्हें गुलाम बनाने के नए तरीके निकाल रही है और इसके लिए कानून में तब्दीली की जा रही है। मजदूर कानून में तब्दीली के नाम पर वर्करों को मुश्किल हालात में काम करने के लिए मजबूर करने वाले जवाबित बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि काम की जगह पर हिफाजत और काम करने की शर्त के ताल्लुक से बने कानून के जरिए हुकूमत सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने और मजदूरों के इस्तेसाल को फ़रोग दे रही है। नए कानून के मुताबिक मजदूर को 12 घंटे की शिफ्ट पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और फैक्ट्री मालिकीन अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाने को उन्हें मजबूर कर सकेंगे। तर्जुमान ने कहा कि जो जवाबित बनाए गए हैं उसके सबब मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा होगा और मुनज़्ज़म शोबे में यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इससे 41 लाख अफराद बेरोजगार होंगे। पहले दिन के असेंबली इजलास के अख्तिताम के बाद तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के सरबराह हैं उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। यहां तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को बदनुमानी का भीष्म पितामह भी कह दिया। तेजस्वी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 19 लाख बेरोजगारों को एक माह के अंदर रोजगार नहीं मिला तो वो एक अवामी तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जेडीयू चोरी से आई है और फिर भी थर्ड पार्टी बन गई है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तेजस्वी के मुताबिक अवाम का मैंडेट हाईजैक कर लिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश काबीना के दर्जनों वज़रा पर संगीन इल्ज़ामात हैं। करप्ट इंसान को वज़ीर तालीम बनाया गया। इस मामले पर गिरफ्त के बाद वज़ीर तालीम को बदला गया। मेवालाल जैसे लोगों को आखिर क्यों वजीर बनाया गया? तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे बदनुमानी के इल्ज़ामात पर कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुझ पर कोई इल्ज़ाम था, केस घुमाया जा रहा है, उनकी पॉलिसी गलत तासुर पैदा करना है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा चैलेंज है कि वज़ीर आला मुझ पर आयद इल्ज़ामात को साबित करके दिखाएं। तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार के 15 साल हुक्मरानी में 60 बड़े घोटाले हुए। बदनुमानी का दिफा करना नीतीश कुमार की फितरत है। अशोक चौधरी के मामले में तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार को आकर इस मामले पर वजाहत पेश करनी चाहिए। अशोक चौधरी के अहले खाना पर संगीन इल्जामात हैं। की नहीं होगी बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी जवाबदेही है कि नहीं है जनता के प्रति? जोर जबरदस्ती जैसे तैसे जो भी बने हो, अब लेकिन बन गए हैं तो जवाब तो देना उनका फर्ज बनता है। और ये तो अद्भुत है, आज हमारा शपथ है, शपथ से पहले इस्तीफा मांग रहे हैं। देश में
पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? नहीं, क्या लग रहा है ने जो आपत्ति दर्ज कराई है भारत और हिंदुस्तान को लेकर, कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, पहले ही दिन, सदन के पहले दिन जो एआईएमएम के विधायक ने जो भारत और हिंदुस्तान किया है, सरकार समझ गए, चोर दरवाजे से आई है। पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया, इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए, तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क। क्या आपको पता है कि अमेरिका में पढ़ने वाले बैरूनी मुल्कों के तुलबा में हर 5 में से 1 हिंदुस्तानी होता है। ओपन डोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से करीब 20% हिंदुस्तानी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में पढ़ने वाले बैरूनी तुलबा में 50% से ज़्यादा हिंदुस्तान और चीन के हैं। यानी वहाँ पढ़ने वाला हर दूसरा फॉरेनर या तो हिंदुस्तान का है या फिर चीन का। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानी तुलबा की तादाद पिछले साल के मुकाबले 9000 घट गई है। इस साल की शुरुआत में जब कोरोना दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ ने वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दी। फरवरी की शुरुआत में कई मुल्कों ने इंटरनेशनल ट्रैवल पर बैन लगा दिया तो कई मुल्कों ने वीज़ा पर ही रोक लगा दी। इसका सबसे बुरा असर बैरूनी मुल्क जाकर पढ़ाई करने वाले तुलबा पर पड़ा। ओपन डोर्स की 2019-20 की रिपोर्ट में इंडिया से अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद में कमी आई है। यह आंकड़े कोरोना वबा से पहले के हैं। ऐसे में कोरोना के बाद के दौर में इसमें बड़ी गिरावट आने का अंदेशा है। वहीं आई स्कूल कनेक्ट के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोरोना के बाद भी मुल्क के हर 100 में से 91 स्टूडेंट्स बैरून मुल्क जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। हालांकि अब ये स्टूडेंट्स अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों की जगह न्यूजीलैंड, आयरलैंड और जर्मनी जैसे मुल्कों में जाकर पढ़ना चाहते हैं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा आज 5,91,32,000 के पार हो गया। इनमें से 4,09,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,96,055 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी 1,68,00,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी बीच WHO ने यूरोप में 2021 की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया है। WHO के एक अफसर ने कहा कि गर्मियों के दौरान यूरोपीय मुल्कों की सरकारों ने ज़रूरी इंतज़ाम नहीं किए। कोविड की पहली लहर पर काबू पाने के बाद ही इस पर काम किया जाना था। वहीं साउथ अफ्रीका में रह रहे महात्मा गांधी के पड़पोते सतीश धुपेलिया का कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद इंतकाल हो गया। 3 दिन पहले ही सतीश ने 66वां जन्मदिन मनाया था। इसके बाद वो कोविड-19 से मुतासिर हो गए थे। सतीश जोहान्सबर्ग में रहते थे। उनकी बहन उमा धुपेलिया ने भाई की मौत की तस्दीक की है। हिंदुस्तान में कोरोना के 44,059 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 91 लाख को अबूर कर चुकी है, जिनमें से 85,62,641 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 91,39,865 हो गई है। मजीद 511 अफराद की हलाकत के बाद हलाकतों की तादाद 1,33,738 हो गई है। मुसलसिल 13 दिन से मुल्क में ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 5 लाख से कम है। आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में 4,43,486 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जो कुल केसेस का 4.85% यानी 4.85% है। मुल्क में मरीजों की सेहतियाबी की शरह 93.68% है। कोरोना से अमवात की शरह 1.46% है। हिंदुस्तान में 7 अगस्त को मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से तजावुज़ कर गई थी और 16
सितंबर को मजमूई तौर पर 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को मरीजों की तादाद 90 लाख अबूर कर चुकी थी। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 22 नवंबर तक कोरोना के मजमूई तौर पर 13 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा नमूनों का टेस्ट किया गया, जिनमें 8,49,596 नमूनों का इतवार को टेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की वबा के खतरनाक होते हुए हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए पीर को सभी रियासतों से हालात की रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कोरोना पर अज खुद नोटिस लेने वाले मामले की समाअत के दौरान कहा कि मुल्क भर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफे की खबर आ रही है। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली में हालात खतरनाक हुए हैं। अदालत ने कहा कि कोरोना मामले की खतरनाक शक्ल के पेश नज़र सभी रियासतों को हिदायत दी जाती है कि वो कोरोना इन्फेक्शन और उसके लिए किए जा रहे इक़दाम से मुताल्लिक़ ताज़ा हालात की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। समाअत के दौरान जस्टिस भूषण ने दिल्ली हुकूमत से पूछा कि वो हालात को कैसे संभाल रही है और कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है। क्या दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए मुनासिब बिस्तरों का इंतज़ाम है। उसके जवाब में दिल्ली हुकूमत के वकील ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तर रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद बेंच ने दिल्ली हुकूमत से मरीजों के इंतजाम के सिलसिले में हालात की ताज़ा रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात के सिलसिले में इत्तेफाक का इजहार किया कि दिल्ली हुकूमत को कोरोना मामले में और बहुत कुछ करना बाकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगल के रोज़ तमाम रियासतों के वज़राए आला से मीटिंग करेंगे। माफ़ कीजिएगा, इसमें वो तमाम रियासतों में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से बातचीत करेंगे। ये रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म की 6ठी मीटिंग होगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरनाक शक्ल इख्तियार करने पर मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रियासती हुकूमतों के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को काबू करने में ताउन करें और कुछ पढ़े लिखे लोगों की लापरवाही की वजह से दिल्ली के आवाम को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ गया है कि पिछले 6 दिनों में ये 678 मरीजों की जान ले चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीर के रोज़ एक चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के खतरे पर दारुल हुकूमत की हालत को काबू में करने के लिए मरकज़ ने 2 बार मुदाखलत की थी। रियासती हुकूमत को बाकायदा सभी किस्म की मालूमात दी गई। इसका नतीजा रहा कि कोरोना का ख़तरा कम हुआ। अब दोबारा से हमने मुदाखलत की है और कोरोना की जाँच बढ़ाने पर जोर दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ शहरों में कोरोना के हालात तशवीशनाक हैं। पिछले दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। हमने लोगों को आगाह किया था, बेसिक प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। पहला मामला 30 जनवरी को आया था। इसके बाद हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। हमारी टीम हर जगह जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में हुकूमत के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को काबू करें। कुछ पढ़े लिखे लोगों की लापरवाही की वजह से दिल्ली के आवाम को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। RT-PCR की सलाहियत को बढ़ाया गया है। मोबाइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत की जा रही है। हम जो कुछ भी कर सकते थे वो कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टेस्ट और ट्रेसिंग से कोरोना को रोका जा सकता है। फ़ौरन ही ट्रेसिंग की ज़रूरत है। वायरस के ज़्यादा फैलाव वाले मकामात पर जांच की जानी चाहिए। दिल्ली में आलूदगी भी सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था। कई रियासतों में मसला कम हो गया है। हम सभी रियासती हुकूमतों के राब्ते में। तेलंगाना में कोविड-19 के 602 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,64,128 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,433 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1015 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,51,468 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 11,227 है, जिनमें 8,942 मरीज घरों में या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं।
जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मुंबई की एक अदालत ने आज पीर के रोज मिजाही अदाकार भारती सिंह और उसके शौहर हर्ष लंबाचा की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। इन दोनों को मंशियात रखने के इल्जाम में हफ्ते के रोज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दोनों को 15,000 रुपये फी कस के मचल के जमा करवाने की शर्त पर मंजूर की है। वाज़ेह है कि बॉलीवुड में मंशियात के राब्तों की तहकीकात करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हफ्ते के रोज अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स और वर्सोवा में वाक़ उनके फ्लैटों पर छापे मारे थे और मिजाही अदाकार भारती सिंह और उनके शौहर हर्ष को उनके घर में चरस मिलने के बाद 4 दिसंबर तक अदालती तहवील में दे दिया था। भारती को बाइकोला खवातीन जेल भेज दिया गया था। उनके कब्जे से 86 ग्राम भंग बरामद होने के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। इन दोनों को हफ्ते के रोज गांजा पीने का इतराफ करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स का मामला मुसलसिल पेडलर्स के साथ साथ बॉलीवुड की शख्सियात को अपनी जद में ले रहा है। एक तरफ इस मामले की तहकीकात करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बॉलीवुड में फैली मंशियात की जड़ों तक पहुंचने में मसरूफ है। दूसरी जानिब अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वाक़े के बाद बॉलीवुड में मंशियात के सिलसिले की तहकीकात करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अफसर समीर वानखेड़े पर हमला हुआ। मुंबई में हुए इस हमले में एनसीबी के 2 अहलकार जख्मी हो गए। ताहम ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि हमलावर कौन है। इस हमले में 2 अहलकार बुरी तरह जख्मी हुए हैं। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब एनसीबी की टीम मंशियात फरोश कैरी मैंडिस को पकड़ने गई थी। टीम ने जैसे ही छापा मारा तो कैरी के साथियों ने उन पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। ताहम एनसीबी की टीम ने मौके से कैरी के हिमायतियों विपिल आगरा, यूसुफ शेख और अमीन अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमीन से बड़ी मिकदार में मंशियात भी बरामद हुई हैं। हमले के बाद मुंबई पुलिस की मुतअद्दिद टीमें इस इलाके में छापे मार रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एनसीबी ने बताया कि टीम समीर वानखेड़े की सरबराही में गोरगांव में छापे के लिए गई थी। इस दौरान मंशियात फरोशों समेत 60 अफराद ने उन पर हमला किया। अचानक पूरे मुल्क में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई दीगर रियासतों की हुकूमत ने भी इसके खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दिया, जिस पर दिग्गजों के मुसलसिल रद्द अमल सामने आ रहे हैं। इस मामले में मशहूर शायर मुनव्वर राना भी कूद गए हैं। उन्होंने भी लव जिहाद का मामला उठाया। ट्विटर पर उन्होंने लव जिहाद से मुतालिक कानून पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि बीजेपी के अंदर ऐसे रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने गैर मजहब में शादियाँ की हैं। मुनव्वर राना ने ट्वीट किया कि वो लव जिहाद पर बने कानून को हिमायत इस शर्त पर देते हैं कि उसकी शुरुआत पहले मरकज़ में बैठे 2 बड़े लव जिहादियों से की जाए ताकि बाद में मुस्लिम लड़कियों के निकाह उनसे हो सकें और जिनमें भाजपा नेता या उनके परिवार के लोगों ने गैर मजहब में शादियां की हैं उन पर भी कार्रवाई हो। बता दें कि मरकज़ में बैठे भाजपा के 2 बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने गैर मजहब में शादियां की हैं, जिनकी तरफ मुनव्वर राना ने इशारा किया। मुनव्वर राना ने अपनी ट्वीट में ये भी लिखा कि माशरे में नफरत फैलाने के लिए लव जिहाद जुमले का इस्तेमाल किया जाता है। मुनव्वर राना ने लिखा कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो माशरे में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुस्लिम लड़कियों का ही होता है क्योंकि लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। असम के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर तरुण गोगोई का आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। रियासत के वज़ीर सेहत हेमंत बसवा शर्मा ने पीर के रोज बताया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर की तबीयत मजीद ख़राब हो गई और उन्हें पूरी तरह से वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। तरुण गोगोई के इंतकाल की खबर फैलने के बाद सियासी हस्तियों के जरिए इजहार गम का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें तरुण गोगोई के अहले खाना के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि तरुण गोगोई एक सच्चे कांग्रेसी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी आसाम के हर शख्स और कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने में सर्व कर दी थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।